स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी विषय का अध्ययन करा रहे हैं। तो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा किया था यत्न या प्रयत्न और संस्कृत की ध्वनियों। जब इन सब चीज़ों का हमें अच्छे से ज्ञान हो गया है तो क्यों अब आते हैं अपने टॉपिक पर, क्यों संस्कृत वाचन में एवं उच्चारण में अशुद्धियाँ क्या क्या आती हैं। जब हमने यत्न भी पढ़ लिया, प्रयत्न भी पढ़ लिया, घोष और उच्चारण स्थान भी पढ़ लिए, जब इन सब चीज़ों का हमने जब अध्ययन कर लिया है, अब क्या क्या कारण है जिसके कारण संस्कृत में अशुद्धियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, अब जैसे मान लीजिए अशुद्ध वर्ण लोप, पहला कारण है अशुद्ध वर्ण लोप। जब वर्णों का लोप हो जाएगा तो निश्चित रूप से अशुद्धियां आ ही जाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई वर्ण हो, जब वर्ण हो, जैसे मान लीजिए परमात्मा है, परमात्मा, ये हमारा है परमात्मा। अब वर्ण लोप इसमें हो जाएगा, शुद्धियाँ है कि नहीं, कह दीजिए पर झटके में लिख दीजिए परमात्मा। ठीक, जैसे साप्ताहिक है, साप्ताहिक शुद्ध ऐसे साप्ताहिक, लेकिन कभी कभी लोग ऐसे साप्ताहिक। तो यहाँ पर देखेंगे आ वर्ण का लोप हो गया, आ वर्ण का लोप, यही है अशुद्ध उच्चारण के कारण। वर्णों का लोप हो जाना ही अशुद्ध उच्चारण कहा जाता है। जैसे अक्सर आप लोग कहते, कोई कहता है रामायण, जैसे रामायण शुद्ध क्या होता है, रामायण। लोग कहते हैं कि भैया रामायण, रामायण। अक्सर पढ़े लिखे व्यक्ति भी इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं। ये होता क्यों है, प्रचलित भाषा, जब हमारे आसपास लोग झटके करते भैया रामायण रामायण, अक्सर कभी रामायण देखने चलेंगे तो क्यों लोग रामायण से रामायण करें और धीरे धीरे रामायण से रामायण रामायण रामायण, तो आपकी बोलचाल की भाषा में ही रामायण बोलते हैं लोग, रामायण कहते हैं रामायण, लेकिन लिखते हैं रामायण। शुद्ध क्या है, रामायण। तो रामायण कहने में थोड़ा जीव को ज़्यादा यत्न या प्रयत्न करना पड़ता है, तो सिंपल से ये रामायण। तो ये था। और दूसरा है अशुद्ध वर्ण लोप हुआ कि नहीं। अब दूसरा मान लीजिए, पहला टॉपिक हमारा था अशुद्ध वर्ण लोप। जब वर्णों का लोप हो जाता है तब वहीं पर अशुद्ध उच्चारण हो लगते हैं, चाहे परमात्मा हो, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे रामायण हो। अगर इन वर्णों में एक एक भी वर्ण का लोप हो जाएगा तो उसमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं। एक होता है अशुद्ध स्वर प्रेम, दूसरा है अशुद्ध स्वर प्रेम। ये क्या है अशुद्ध स्वर प्रेम, देखिए अशुद्ध स्वर प्रेम का मतलब होता है कि जैसे प्रेम है, शुद्ध क्या है, प्रेम, और लोग क्या कहते हैं ये प्रेम है, प्रेम। तो अशुद्ध स्वर प्रेम पढ़ते कहीं प्रेम, कहीं भैया प्रेम है, उनको उनसे प्रेम है। अरे भैया क्या प्रेम है, तो शुद्ध क्या है, प्रेम। ये क्या है कि लोगों को वाचन करने में थोड़ी सी अशुद्धियाँ की वजह से अशुद्ध उच्चारण हो जाते हैं। और जैसे कहते प्रताप, शुद्ध क्या है, प्रताप। लोग क्या कहते हैं भैया, प्रताप। इसका प्रताप और प्रताप, प्रताप मतलब किसी भी चीज में निर्भय होना। प्रताप मतलब क्या होता है, निर्भय होना, प्रताप पूर्वक। ठीक। अशुद्ध आगम, अशुद्ध आगम क्या होता है, तीसरा देखिए अशुद्ध आगम। जब किसी
शब्द के उच्चारण में कोई भी चीज हम ले आ देते हैं, अशुद्ध आगम मतलब किसी भी चीज को ले आए थे, जिससे शुद्ध होता है स्त्री, और हमने यहां लिख दिया स्त्री। तो क्या है? आगम मतलब ले आ गया, अशुद्ध आगम। आगम मतलब ले आ, किस चीज को ले आ गया? एक को ले आ गया। जब इस प्रकार के उच्चारण को आगम देते हैं, आगम करते हैं, तो वहां अशुद्धियां आ ही जाती है। तो नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध मात्रा भेद। अशुद्ध मात्रा भेद मतलब चौथा, अशुद्ध मात्रा भेद। अशुद्ध मात्रा भेद, जैसे कहीं ह्रस्व का प्रयोग करना है और दीर्घ का प्रयोग हो जाता है, दीर्घ का प्रयोग करना है, ह्रस्व का प्रयोग हो जाता है, वहीं पर अशुद्ध मात्रा हो जाता है। जैसे अशुद्ध मात्रा में देखिए, जैसे क्या होता है शुद्ध? ईश्वर, लोग लिख क्या दिए? ईश्वर, ईश्वर। अब क्या है, यहां तो लगता है कि हाँ बहुत छोटी चीज, नहीं, पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। शुद्ध होता है ईश्वर, और लोग क्या लिखते हैं? ईश्वर। जैसे शुद्ध क्या है? कवि, लोग अक्सर क्या लिखते हैं? कवि। तो यहां पर क्या है? अशुद्ध मात्रा भेद, छोटी सी मात्रा भेद। इसीलिए संस्कृत कहा गया है कि जो संस्कृत का है वो पूरा क्रमबद्धता के अनुसार चलता, नियम के अनुसार चलता, कवि और कवि। ठीक, तो ये हुआ अशुद्ध मात्रा भेद। जैसे गुरु है, गुरु है, गुरु का गुरु हो जाता है। ठीक, अनुनासिक दोष, अनुनासिक वर्ड कौन कौन से बताइए आप लोग? नेक्स्ट हमारा है अनुनासिक दोष। पांचवा अशुद्ध उच्चारण के है सब। अनुनासिक दोष, तो अनुनासिक वर्ड के अंदर कौन कौन से वर्ड आएंगे? देखिए, अनुनासिक वर्ड है क्या क्या? अंग, न, ये सब जो है अनुनासिक वर्ड है। और इसी पे जैसे कहीं नाक है तो नाड़ हो जाता है। ठीक, नाम है, नाड़ हो जाता है। ये सब क्या है? अनुनासिक दोष है। जैसे लवण है, लवण हो गया क्या? लवण। तो ये सब किसके अंदर है? अनुनासिक दोष के अंतर्गत है। जैसे रामायण है, रामायण हो जाता है रामायण। ठीक, तो ये है तो वही, लेकिन यहाँ अनुनासिक वर्ड का अर्थ बदल जाता है। इसलिए कहा गया भैया कि अनुनासिक दोष के कारण भी शब्दों के उच्चारण में अशुद्धियाँ हो जाती है, लेखन में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा देख लीजिए, व और ब में अंतर बहुत ही ये कंफ्यूजन करने वाला है भैया। कौन? व और ब। ये कंफ्यूजन करने वाले हैं। जैसे कभी कभी होता है विषय, लेकिन लोग लिख जाते हैं विषय। जैसे होता है विष, विष, लोग लेते हैं विष। तो ये क्या है? वह और वह। जैसे होता है वकुला, लोग लिख देते हैं बगुला। और धीरे 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 ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि सही में वकुला होगा कि बकुला होगा, विषय होगा कि विषय होगा, विष होता है कि विष होता है। तो ये सब क्या है? वह और वह में अंतर। जैसे वचन होता है कि वचन होता है, वचन होता है कि वचन होता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि ये छोटी छोटी गलतियां जो है अशुद्ध उच्चारण के कारण बन जाती है और अशुद्ध लेखन के कारण भी बन जाती हैं। अनुचित गति प्रवाह भी होता है। अगर आप ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को हर्ष,
कह दिए तो उसमें भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। हकलाना या अटक अटक कर बोलना, ये भी अशुद्ध उच्चारण के कारण हो जाते हैं। हकलाना जैसे राम है, शाम है, कहाँ डा थाड़ा, ये क्या है? तो जब शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ध्वनि उच्चारण नहीं हो पाएगा, तो जैसे छोटे बालक ही है, अगर आप उसके सामने जैसे बोलेंगे वैसे ही उसका उच्चारण करेगा। अगर आप विषय बोलेंगे तो विषय ही कहेगा। आप यानी जैसे आप उसको सिखाएंगे, जैसे। और भाषा माँ के गर्भ से नहीं सीखा जाता है। भाषा समाज में आकर, व्यक्तियों के बीच में आकर अर्जन किया जाता है। तो आप जैसे आपके आसपास के लोगों का, इसीलिए कहते हैं ना, भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव होता है, जाति प्रभाव भी कभी कभी दिखाई पड़ता है, राष्ट्र का प्रभाव तो होता ही, तो सबसे चीज़ पारिवारिक प्रभाव भी होता है, वातावरण का प्रभाव भी भाषा पर पड़ता है। ये सब सारी चीज़ होती हैं जो कि वाचन एवं उच्चारण में अशुद्धियाँ का प्रमुख कारण है। अब अशुद्ध उच्चारण वाचन के क्या कारण हो सकते हैं? अभी तो आपने वाचन एवं उच्चारण की अशुद्धियाँ पढ़े कि क्या क्या अशुद्धियाँ होती है। तो अशुद्ध वर्णलोप, अशुद्ध वर्णलोप मतलब जैसे परमात्मा है, परमात्मा लिख दीजिए, वहाँ अशुद्ध उच्चारण। अशुद्ध स्वर प्रेम, प्रेम है तो प्रेम लिख दिए आप। प्रेत है तो प्रेत लिख दिए आप। अशुद्ध आगम, जैसे अभी हमने बताया शुद्ध स्त्री होता है, आप लिखिए स्त्री, ई का आगम कर दिए। अशुद्ध मात्रा भेद, हर्ष या देख के ईश्वर है तो ईश्वर लिख दिए। तो ये सब चीज़ें थी, वह और वह का अंतर। अब नेक्स्ट हमारा शुरू होगा। तो ये था, क्या था कि ये छोटी छोटी चीज़, ये छोटी गलतियाँ लोग अक्सर उच्चारण करते समय कर देते हैं, और इन सब चीज़ों को बचना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर एक समय एग्जाम में यही छोटी छोटी चीज़ पूछा जाता है, शुद्ध लिखिए या शुद्ध छाटिए। 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, वास्तव में शुद्ध क्या है। आज समय में देखेंगे लोग बोलते कुछ और हैं लेकिन लिखते कुछ और हैं। सब ये सब छोटी छोटी शुद्धियों को हमें बचना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण एवं वाचन के क्या कारण है? नेक्स्ट टॉपिक है अशुद्ध उच्चारण और वाचन के कारण। किन किन कारणों से ये सब होता है? किन कारणों से अशुद्ध उच्चारण होता है? देखिए, जैसे वर्णों तथा शब्दों का ज्ञान न होना। पहला क्या था? वर्णों तथा शब्दों का ज्ञान न होना। शब्दों का ज्ञान न होना, पहला टॉपिक। ठीक, जैसे वर्ण है कि वर पढ़ा जाएगा कि बर पढ़ा जाएगा, प्र पढ़ा जाएगा कि प्र पढ़ा जाएगा। तो वर्णों तथा शब्दों का सही ज्ञान न होना भी एक अशुद्ध उच्चारण का कारण होता है। दूसरा है प्रयत्न लाघव से। प्रयत्न लाघव मतलब प्रयत्न लाघव से, जैसे राजेंद्र होता है, कहते राजेंद्र, राजेंद्र। तो ये क्या हुआ? प्रयत्न लाघव का भाव आपने क्या किया? ला किया, सीमा को डाल किया। राजेंद्र होता है, आपका राजेंद्र हो रहा है। ये क्या है? जैसे राजेश होता है, राजेश, पृथ्वी राजेश। अक्सर आपने देखा गांव में भैया राजेश कहाँ है। राजेश लोग कहने में समय लगता है, ज़्यादा यत्न करना पड़ता है, ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन राजेश, राजेश कहने में नहीं। ये सब किसका? प्रयत्न लाघव का अभाव के कारण भी होता है। ठीक, यदि आप सही से प्रयत्न को नहीं कहेंगे तो उसमें अशुद्धियाँ आ जाएंगी, ये भी एक कारण होता है। संस्कृत शब्दों या वर्णों का उचित अभ्यास न होना भी एक कारण होता है। ठीक, संस्कृत वर्णों का उच्चारण का अभ्यास न होना, ये भी एक कारण होता है। संस्कृत वर्णों के उच्चारण का अभ्यास न होना, ये क्या होता है?
देखिए, कोई भी शब्द हो, अगर खासकर संस्कृत में अगर आप उस पर अभ्यास नहीं करेंगे तो आप उस पर बोल नहीं पाएंगे। जैसे स और लोग पढ़ते क्या स तीनों से एक जैसे ही पढ़ते हैं। यदि आप उसका सही अभ्यास नहीं, जैसे कहते हैं शरीफा, षटकोण, सरौता, तो यानी क्या है, आप इन वर्णों को आपको क्या करना पड़ेगा, संस्कृत वर्णों को उच्चारण का अभ्यास न होना भी अशुद्ध उच्चारण का एक कारण होता है। ठीक। नेक्स्ट है शारीरिक दोष। एक क्या है, शारीरिक दोष। जैसे अगर आपकी जीभ में भी कोई कमी है तो आप सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आपके ओठ कटा हुआ है तब भी आप सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अगर हकलाना वकलाना अगर ये सब अगर आपके अंतर्गत है तो आप इन सब वर्णों का उच्चारण सही से नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब शारीरिक दोष भी अशुद्ध उच्चारण का एक कारण होता है। और स्थानीय प्रभाव से उच्चारण दोष का आ जाना। स्थानीय प्रभाव के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कहते भैया स्नान करना है, स्थानीय बात, लोग ये स्नान करना है, होता क्या स्नान, और लोग क्या कहते हैं स्नान। ठीक। तो ये क्या था, स्थानीय प्रभाव का भी उच्चारण दोष का प्रभाव पड़ता है। स्थानीय प्रभाव। चौथा एक स्थानीय प्रभाव। जैसे लोग कहते हैं भैया स्नान को क्या कहते हैं, स्नान करना है, कहेंगे स्नान करेंगे। ये क्या है, स्थानीय प्रभाव। अक्सर ये आप देखते होंगे, गांव में रहते होंगे तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्या है ये, स्थानीय प्रभाव का होना, जैसे स्नान का स्नान बोलना। और अज्ञानतावश भी कभी कभी लोग ये बोल देते हैं। और प्रतलाघव के कारण, जैसे परमेश्वर है कहते परमेश्वर, जितेंद्र कहेंगे जितेंद्र, राजेंद्र कहेंगे राजेंद्र, ये सब चीज़ों का है। अब हमारा नेक्स्ट शुरू होता है, अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। आपने देखा कि इन सब उच्चारण स्थानों के कारण भी देखिए, महर्षि पाणिनि ने एक श्लोक के द्वारा अशुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण बताए। कौन, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने अशुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण बताए हैं। अशुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण कौन कौन से देखिए, उपसृष्टम त्वरितम निरस्तम विलंबितम गदगति प्रगीतम निष्पीड़ितम ग्रस्त पदाक्षरम च वदेत्र दीनम न तु सानुसृणम। पहला है देखिए उपसृष्टम, दूसरा है त्वरितम, तीसरा है नीरस्तम, चौथा है विलंबितम, पांचवा है गदगतम, छठवां है प्रगीतम, सातवां है निष्पीड़ितम, आठवां है गस्त पदाक्षरम, नौवां है दीनम, 10वां है सानुनास्यम। यही 10 लक्षण हैं जिसके अशुद्ध उच्चारण के महर्षि पाणिनि ने 10 लक्षण बताए। देखिए पहला देखिए उपास पृष्ठम क्या बताया इन्होंने, देखिए उपास सुदृष्टम इन्होंने कहा कि वर्णों को ओठों व जीभों से दबाकर बोलना। उपास दृष्ट मतलब वर्णों को जीव तथा ऊढ़ को दबाकर बोलना, जैसे रम कड़म कहम दम। ठीक, ये क्या उपास दृष्टम, जीव दबा रहेगा और ऊढ़ दबा रहेगी, इसको बोलना क्या कहलाते हैं, उपास दृष्टम। त्वरितम मतलब तेजी के साथ बोलना, या कहिए अतिशीघ्र बोलना। त्वरित मतलब जल्दी जल्दी बोलना,
जैसे राम कहाँ जाते हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जाते हो, क्या करेंगे, क्यों नहीं जा रहे हैं आप। ठीक, त्वरितम मतलब शीघ्र बोलना, जल्दी जल्दी बोलना। तीसरा है निरस्तम। निरस्तम मतलब वर्णों को फेंकते हुए बोलना। कहाँ, जहाँ, खाया, का, होए, इन वर्ड को ऐसा नीचे आप फेंक रहे हैं। तो उपाशिष्टम, ओठ और जीभ को दबा के बोलना। दूसरा त्वरितम, जल्दी जल्दी बोलना। निरस्तम, वर्णों को फेंकते हुए बोलना। विलंबितम, विलंब मतलब होता है देरी से। विलंबितम मतलब रुक रुक कर बोलना। जैसे कहते हैं कहो, कहाँ, जाएंगे, ये क्या है, विलंबितम। सुनने वाला भी आप टकरा जाएगा, ये क्यों इतना धीरे धीरे बोल रहा है। तो विलंबितम भी मतलब जल्दी जल्दी बोलना, ये भी वाचन के कारण है। जल्दी जल्दी बोलना ये भी अशुद्ध उच्चारण के कारण है। विलंब बोलना वो भी अशुद्ध उच्चारण के कारण है। ठीक, न तो विलंब बोलिए, रुक रुक कर बोलिए, न तो तेज बोलिए, सामान्य बोलिए। नेक्स्ट है गदगदितम। गदगदितम दबे स्वर से बोलना। जैसे कुछ लोग इतने दबे स्वर, कहा हो, कहाँ जाते हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, मतलब दबे स्वर से बोलेंगे। ये भी अशुद्ध, सामने वाला पता नहीं सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा, ये भी अशुद्ध उच्चारण के कारण है। क्या, गदगदितम, दबे स्वर से बोला। प्रगीतम, गीतम है, गीत है, प्रगीत, गाकर बोलना भी ये भी अशुद्ध उच्चारण का है। अरे सुर तल्लाए के प्रयोग वहाँ किया था, अर्थ में थोड़ी किया था। तो गाकर बोलना भी एक अशुद्ध उच्चारण का कारण है। नेक्स्ट सातवां निष्पीड़ितम। निष्पीड़ितम वाले तुतला कर या हकला कर बोलना। कलक लाड़या तो हम देख ले भाई, ठीक, सुने सुने बहुत बार, इस हिसाब से जो निष्पीड़ितम होता है तुतला कर, देखते हैं अक्सर लोग हकला कर तुतला कर बोलते हैं, तो उसमें शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। आप शब्द के भाव को समझ जाएंगे लेकिन शुद्ध नहीं बोल। ये क्या है, निष्पीड़ितम। निष्पीड़ितम मतलब तुतला कर या हकला कर बोलना। गस्त पादाक्षरम। गस्त पदाक्षर मतलब अक्षर वर्णों को बीच बीच में ग्रस्त कर बोलना। ठीक, ग्रस्त पदाक्षर मतलब अक्षर या वर्णों को बीच में बाप बोल रहे तो ग्रस्त करके बोला। दीनतम, दीनम है ना, दीन मतलब दीन वचन बोलना। हर समय आप किसी किताब में दीन वचन बोलिए, रो कर बोलिए तो अच्छी बात नहीं है। अंतिम है सानुन्यास्यम। सानुन्यास्यम मतलब सानुन्यास्यम, प्रत्येक वर्ण को नाक के सहारे बोलना। ये क्या है, नाक के सहारे बोलना। तो ये अशुद्ध उच्चारण के महर्षि पाणिनि ने 10 लक्षण बताए हैं। पहला था उपाशुद्ध दृष्टम, दूसरा त्वरितम, तीसरा निरस्तम, चौथा निलंबितम, पांचवा गद्गितम, छठवां प्रगीतम, सातवां निष्पीड़ितम, आठवां गस पदाक्षरम, नौवां दीनम, 10वां सानुश्यामम। ठीक, यानी वर्णों के ओठों और जीभ को दबाकर से लेकर सानुश्याम मतलब नाक के सहारे बोलना या प्रत्येक वर्ण को नाक के स्वर का बोलना। ये था अशुद्ध उच्चारण के कारण। ठीक, अब संस्कृत में शुद्ध उच्चारण या वाचन की क्या क्या विधियां हैं, किन किन विधियों के द्वारा हम शुद्ध उच्चारण बोल सकते हैं। तो आपको मालूम है कि भाषा कोई सीखता नहीं बल्कि अनुकरण के द्वारा देखकर ही बोला जाता है। अब क्या कारण, संस्कृत में शुद्ध उच्चारण वाचन की क्या क्या विधियां हैं, किन विधियों के द्वारा, किन माध्यमों के द्वारा हम संस्कृत में शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध बोली का विकास हम कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी भाषा हो तो विद्यार्थियों के संस्कृत ध्वनियों का, शब्दों का सही उच्चारण एवं सही ध्वनियों को बोलने का कार्य अध्यापक को करना चाहिए। निश्चित रूप से ये होना चाहिए। उनको विधिवत शिक्षा देनी चाहिए कि शब्दों को उच्चारण कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए।
इन सब चीज़ों, विधिवत उच्चारण शिक्षण के अभाव में यदि आप विधिवत रूप से उनको उच्चारित नहीं कराएंगे तो ये संस्कृत भाषा को सीखने में उनको बड़ी दिक्कतें होगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो संस्कृत उच्चारण शिक्षण के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करके हम शुद्ध उच्चारण वाचन उनसे हम करा सकते हैं। पहला है अनुकरण वाचन। शिक्षक छात्र के समुच्च सबसे पहले आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है। जब आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है तब छात्र अनुकरण वाचन करता है। यदि शिक्षक शुद्ध बोलेगा, शुद्ध वाचन करेगा तो छात्र भी शुद्ध वाचन करेगा। यानी जैसे आप उसके सामने आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगे वैसे ही छात्र भी अनुकरण वाचन प्रस्तुत करेगा। तो एक ये है अनुकरण वाचन, बालक को अनुकरण वाचन कराएंगे तो वह शुद्ध उच्चारण करेगा। दूसरा है आवृत्ति वृद्धि। यदि बालक किसी भी शब्द के उच्चारण को सही से उच्चारित नहीं करा पाए उसको बार बार दोहरवाइए, 2 बार करवाइए, 4 बार, जब तक कि बालक उस वर्ण को सही उच्चारण न कर सके। बालक जब पैदा होता है तो हमने कई बार कहा है वो सिर्फ पूरा कागज होता है, लेकिन हम या आप हो क्या बचपन में ऐसे बोलते चले आए जैसे आज बोल रहे हैं? नहीं, हम या आप जब पैदा हो कुछ नहीं जानते, लेकिन समाज का वातावरण, परिवार का वातावरण, नेचुरली वातावरण, माता पिता का वातावरण, इन सब चीज़ों के सीखते हुए, टीचर के द्वारा दिया गया ज्ञान, इन सब चीज़ों को देखते हुए आवृत्ति भी बार बार कोई वही चीज़ को अगर बोलेगा, सुनेगा तो उसके दिमाग में कोई चीज़ कंठस्थ होते चला जाता है। इसलिए आवृत्ति वृद्धि का मतलब होता है कि कोई कठिन शब्द हो, बालक उससे बार बार पढ़वाइए, बार बार सुनाइए, तो वो चीज़ तब इससे क्या होता है उसमें अशुद्धियाँ खत्म हो जाती हैं। ठीक, तो ये होता है आवृत्ति वृद्धि। संस्कृत के प्रारंभिक कक्षाओं में छोटे बच्चे जो होते हैं ये काफ़ी कारगर साबित होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भैया किसी चीज़ को रटना, रटने का मतलब क्या है? वही चीज़ बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, रटना, उससे क्या होता है कोई चीज़ कंठस्थ हो जाता है। उसी प्रकार आवृत्ति मतलब ये होता है किसी चीज़ को बार बार करना। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार उसी चीज़ को करना। यदि आप बार बार उसको पढ़ेंगे, जैसे कोई भी चल पहली बार बहुत सारी शुद्धियाँ होती है, दूसरी बार कम होती है, तीसरी बार कम होती है, चौथी बार कोई शुद्धियाँ नहीं होती। ये किसके कारण हुआ? आवृत्ति के कारण। नेक्स्ट है परिवर्तन विधि। कभी कभी देखने को मिलता है कि बालक जिस परिवेश में है वहाँ उसको सही उच्चारण नहीं हो पा रहा है, तब क्या करेंगे? आपको बालक के परिवर्तन कर देना चाहिए, उसका स्थान परिवर्तन, उसको ऐसे वातावरण रखना चाहिए जहाँ शुद्ध बोलने का प्रयत्न लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो ये है परिवर्तन विधि द्वारा, मतलब बालक का स्थान को आप परिवर्तित कर दिए। नेक्स्ट है अवरोधन विधि। अवरोधन विधि क्या मतलब था? शीघ्र बोलने से वाचन में अस्पष्टता और शुद्ध उच्चारण नहीं बोल पाते, इसलिए उनको कहिए कि बीच बीच में रुक रुक कर बोलें। इससे क्या होता है, शुद्ध उच्चारण होगा और अच्छे से बोल भी पाएंगे। तो अवरोधन में मतलब कि कहाँ पर, इसीलिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि कहाँ पर आपको कम ठहरना है, कहाँ ज़्यादा ठहरना है, कहाँ प्रश्नवाची चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यही होता है अवरोधन में, यानी वो आपको रोकता है। भैया यहाँ आपको, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की स्पीड आपकी ज़्यादा होती है तो कहीं दुर्घटना वाला क्षेत्र होता है तो वहाँ ब्रेकर लगाइए जाता है। यही ब्रेकर आपकी जवान में भी लगना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप तेजी के साथ भाग जाइए और कोई आपकी बात को समझ ही नहीं सके। तो और उधर पर्यावरण भी क्या है, भाषा के उच्चारण में पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। हमने कहा जब बालक पैदा होता है तब वो पूरा कागज होता है, लेकिन इन्वायरमेंट या पर्यावरण के बीच में आकर वो इन सब सारी बातों को सीखता है। जब वो सब सारी बातों को सीखेगा तो कहाँ, पर्यावरण वित्त के द्वारा सब होता है। बालक जिनके संपर्क में रहेगा, जो नहीं कि आप अगर हिंदी वाले के संपर्क में हिंदी बोलेगा,
संस्कृत वाले संपर्क में संस्कृत बोलेगा, अंग्रेजी वाले संपर्क में रहेगा तो अंग्रेजी बोलेगा। तो जो जिस परिवेश में रहेगा, जहाँ जिसका जैसा पर्यावरण रहेगा, वैसे ही उसके चाहे बोली का चाहे जिस भी चीज़ का उसी के अनुरूप विकास होता है। तो अगर शुद्ध उच्चारण जहाँ रहेगा तो वहाँ शुद्ध उच्चारण का प्रयोग होगा, अशुद्ध उच्चारण का पर्यावरण रहेगा तो अशुद्ध उच्चारण। इसीलिए देखते हैं कि शहर के लड़की जो होते हैं वो खड़ी बोली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका पर्यावरण अच्छे होता है। गाँव के बच्चे ठेठ बोलते हैं, गाली देकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके माता पिता या आसपास का एनवायरमेंट भी ऐसा है। तो ये रहा हमारा संस्कृत में शुद्ध उच्चारण वाचन की कौन कौन सी विधियाँ हैं। पहले हमने आपको अनुकरण विधि द्वारा आदर्श वाचन शिक्षक करेंगे, छात्र क्या करेंगे? अनुकरण वाचन। शिक्षक शुद्ध बोलेंगे, छात्र शुद्ध बोलेंगे। आवृत्ति विधि, किसी चीज़ अगर आपको नहीं आ रहा है, कठिन शब्द है तो उसको बार बार आप पढ़िए। जैसे पहले लोग कहते संस्कृत कठिन है, संस्कृत बहुत सरल है। क्यों सरल है? हिंदी क्यों सरल है, संस्कृत क्यों कठिन है? क्योंकि हिंदी को हम बार बार उसी को रिपीट करते हैं। संस्कृत क्यों कठिन है? क्योंकि संस्कृत को हम कभी रिपीट ही नहीं करते। और पहली बार जब आप पढ़ेंगे, पहली बार कोई भी शब्द आप पढ़ेंगे, कोई भी वर्ड पढ़ेंगे तो कठिन लगता ही है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास के द्वारा आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको क्या होगा? सरल होती चली जाएंगी। तो ये होता है आवृत्ति विधि, बार बार पढ़ना। परिवर्तन, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, वहाँ एनवायरमेंट नहीं सही है, यहाँ के लोग नहीं सही है, तो आप उस स्थान को भी परिवर्तन कर दे। इससे क्या होगा? आप शुद्ध उच्चारण और वाचन करने लगेंगे। अवरोधन भी, कभी कभी तेज बोलना भी अशुद्ध उच्चारण के कारण होते हैं। ठीक, कभी कभी तेज बोलना भी अशुद्ध उच्चारण का, तो आप अवरोधन विधि के द्वारा बोलेंगे तो शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। पर्यावरण विधि, पर्यावरण के द्वारा भी आप शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं। तत्काल, एक होता है तत्काल सुधार विधि। तत्काल सुधार विधि होता है कक्षा में पढ़ाते समय उसी समय बालक जब पढ़ता रहता है तो जो अशुद्ध उच्चारण करता है तुरंत उसी समय रोककर उसे उसी कक्षा में तुरंत बोलने के लिए कहा जाए। तत्काल, तुरंत आप इसको बोलिए। हाँ, ये स तो ऐसे बोला था, स स, बार बार उसके सामने कहेंगे तत्काल विधि द्वारा, तो उसमें क्या हो जाता है? तत्काल प्रभाव से बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। अब शुद्ध वाचन एवं उच्चारण का अभ्यास। शुद्ध आप कैसे बोलेंगे और क्या क्या उच्चारण का अभ्यास होगा? देखिए, छात्रों को शुद्ध वाचन उच्चारण का अभ्यास कराते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक शुद्ध वाचन एवं उच्चारण का अभ्यास। जब शुद्ध आप उच्चारण करेंगे तो बालक भी शुद्ध बोले। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वाचन एवं उच्चारण अभ्यास। मतलब बालक कैसे शुद्ध बोल सकता है, और उच्चारण अभ्यास मतलब कोई भी शब्द को बार बार अभ्यास करना चाहिए। यदि उच्चारण अभ्यास अगर बार बार कराएंगे तो बालक शुद्ध उच्चारण करेगा। तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है? नंबर 1 पॉइंट है, पहला पॉइंट है शिक्षक को आदर्श वाचन करते समय शुद्ध उच्चारण प्रयोग करना चाहिए। बालक जो होता है, हमने कहा कोराकारी होता है, वो अपने टीचर का नकल करता है, अपने मैडम का नकल करता है। तो जब टीचर आदर्श वाचन करता हो तो उसे क्या करना चाहिए? शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। जब शुद्ध उच्चारण करेगा तो बालक भी शुद्ध उच्चारण करेगा। इसलिए पहला टॉपिक यही है कि शिक्षक को आदर्श वाचन करते समय शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए। जब टीचर आदर्श वाचन करे तो क्या हो? उसमें अशुद्धता न हो, क्या होनी चाहिए? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। जब टीचर शुद्ध उच्चारण करेगा तो बालक भी शुद्ध उच्चारण करेगा। दूसरा है कठिन शब्दों को श्यामपट पर लिखकर उच्चारण अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए श्यामपटकार होता भी है। जो कठिन शब्द हो, ठीक, जो कठिन शब्द हो उसको कहाँ लिखना चाहिए? श्यामपट पर लिखकर, श्यामपट पर लिखकर उसको बालक को उच्चारण कराना चाहिए। मान लीजिए कोई बालक को उच्चारण नहीं कर पा रहा है, आपको क्या करना चाहिए? आपको लगे कि ये शब्द कठिन है और ये नॉर्मली एक दो के लिए, सबके लिए कठिन है। अगर आपके पास 30 बच्चे, लग रहा है आपको 25 बच्चे कि ये 5 ही बच्चे समझ पा रहे हैं, 25 नहीं, आपको क्या करना चाहिए? जो कठिन शब्द हो
वो श्यामपट पर रखना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए और एक एक वर्ड को स्पष्ट करते हुए उनको बताना चाहिए। ठीक, तो ये है दूसरा, कठिन शब्द को बार बार जो कठिन शब्द हो श्यामपट पर लिख कर उसका निवारण करना चाहिए। तीसरा, उच्चारण अभ्यास सुयोग छात्रों से पहले तथा अन्य से क्रमशः बाद में कराना चाहिए। कक्षा में जैसे आप बालक को पढ़ने के लिए कोई चीज़ देते हैं तो सबसे पहले देखिए कि जो आपके सुयोग्य बालक हैं, अगर कहीं आपने कमज़ोर बालक उठा दिया और नहीं पढ़ पाएंगे तो जितने बालक हैं सब हतोत्साहित हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि इस बालक में ये बच्चा होशियार है, पहले उसको आप पढ़ने के लिए दीजिए जो सुयोग बालक है, तब धीरे धीरे जो उससे कम योग बालक है उनसे पढ़ने दीजिए। इससे ये होगा कि उनके बीच में अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब नेक्स्ट है संयुक्त शब्द। जो संयुक्त शब्द हैं, जुड़े हुए शब्द हैं, उनको संधि विच्छेद के द्वारा अलग अलग अभ्यास कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए शब्दोच्चारण है, क्या है? शब्दोच्चारण, यही है शब्दोच्चारण। ठीक, मान लीजिए ये शब्द है, अब बालक, छोटे से बालक उसको समझ नहीं पा रहा है। शब्दोच्चारण, उसको संधि विच्छेद करिए। क्या करेंगे संधि? देखिए बच्चे, ये शब्द है तब प्लस उच्चारण है। कैसे बना? अ प्लस उ बराबर उ। यहाँ देखिए, अगर ना समझ में समझाइए बालक को कि देखिए यहाँ शब्द है, अगर ऐसे लिखेंगे शब्द प्लस अ प्लस उ प्लस चारण, इसको बताएं क्यों लिखा? क्योंकि ये आधा है, आधा मतलब इसमें स्वर गायब है। तो यहाँ देखिए इसमें ऐसे लिखा जा सकता है अ प्लस उ, अ प्लस उ बराबर उ। कौन सा संध हुआ? गुण संध हुआ। शब्द प्लस उ प्लस चारण, जब जोड़ देंगे क्या होगा? ये शब्द था ही, इसमें से स्वर निकला हुआ था, इधर से ये ले जा ओ बन गया, क्या हो गया? शब्दोच्चारण। ये हुआ। इस हिसाब से जो संधि विच्छेद करने वाले शब्द हैं इनको आप संधि विच्छेद करके पढ़ाइए। एक बार पढ़ाएंगे, दो बार पढ़ाएंगे, तीसरी बार बालक ऑटोमेटिक जान जाएगा, हाँ ये शब्द आया था, इसका शब्दोच्चारण ऐसे होगा, ये शब्दों से मिलकर बना है। तो संधि विच्छेद के द्वारा भी छात्रों को पढ़ाया जा सकता है, शब्दोच्चारण में सहायक होता है। उसके बाद नवीन शब्दों को, जो नवीन शब्द आए हुए हैं उन्हीं को बार बार, नवीन शब्द जैसे कोई नया शब्द आया उसको रोक लीजिए, रोक कर बार बार उसकी पढ़ाई। देखिए ये नया शब्द है, बालक सब कुछ जानता रहता है। आपने देखा होगा कि अच्छा 6, 7, 8 का किताब लिए होंगे, वहाँ शब्दार्थ लिखा रहता है। शब्दार्थ वही कठिन निवारण, कि उसको मालूम है कि ज़्यादा नहीं है तो पूरे किताब में कम से कम 100, 200, 500 वर्ड लिखे रहते हैं, लेकिन जो शब्दार्थ होता है मुश्किल से 20, 25, 30 ऐसे की होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो नए शब्द आते हैं, जो बालक को कठिनाई महसूस हो सकते हैं, उसी का अर्थ नीचे दे दिया जाता है और मान लिया जाता है कि ये बार बार शब्द आए इसके पहले और वो बालक को याद होंगे। शब्दार्थ का मतलब होता है कि जो नए शब्द आ जाते हैं उसी को उनको बताया जाता है कि ताकि कठिनाई न हो। और देखिए, अब सही उच्चारण कराकर बालक को अनुकरण वाचक कराना चाहिए। सही सही उच्चारण कराकर एक बार आप पूरी चीज़ बालक के सामने रख दीजिए, बता दीजिए, तब उसके बाद बालक से पढ़वाई। देखिए अब ऐसे पढ़े, बालक को बीच मत रोकिए, उसको पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए। हाँ, जहाँ गलतियाँ कर रहा हो उसी समय नहीं टोकना चाहिए। यदि आप उस समय टोक देंगे, मान चलिए बालक पढ़ रहा है, अगर बीच बीच में कहीं एक आध शब्द गलत पढ़ रहा है, आप उसको अपने नोट करिए अपने दिमाग में। जब बालक पढ़ सके तब उसको जो पढ़ने के बाद बताएंगे, देखिए बालक ये
तुमने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हाँ, कुछ गलतियाँ थी जिसको सुधारा जा सकता है, और तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें तो आना चाहिए, तुम एक बार में सीख जाते हो। बालक के अंतर्गत सबसे बहुत चीज़ होती है कॉन्फिडेंस पैदा करना, आत्मविश्वास पैदा करना। और आत्मविश्वास कब आता है? जब बालक को सही तरीके से पुनर्बलन दिया जाए। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। आप बालक को निगेटिव पुनर्बलन नहीं दीजिए। निगेटिव देंगे धीरे धीरे इसके बारे में तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो क्या मतलब, नहीं, बालक के सामने पॉजिटिव पुनर्बलन देना चाहिए, धनात्मक पुनर्बलन। इससे होता है बालक में उत्साह में वृद्धि होती है और सीख जाता है। ठीक, तो ये था शुद्ध वाचन उच्चारण का अभ्यास। अब शुद्ध उच्चारण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, शुद्ध उच्चारण के उपाय पहली बात होता है प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर उनको बताया जाए। जैसे कोई बालक कहते मोर, हाथी, ठीक, चमगादड़। कभी कभी इन शब्दों को कठिन नहीं देख पाता तो अक्सर देखते हैं कि उसको प्रत्यक्ष चीज दिखाई। जो बालक सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है उसको क्या करना चाहिए? उसके सामने प्रत्यक्ष, जैसे श्यामपट है, श्यामपट को सही उच्चारण नहीं कर, उसको दिखाई, देखिए ये श्यामपट है। एक बार देखिएगा, दो बार कहीं देखेगा, हाँ यार इस चीज हमने कहीं देखा था, क्या नाम था? तामपट। तामपट नहीं, तामपट। तब याद आया इसका नाम तो श्यामपट था। तो बार बार अगर कोई भी प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर अगर उसको उच्चारण कराएंगे तो बालक को आसानी समझ में आएगा। शुद्ध उच्चारण के उपाय बता रहे हैं। तो पहला है प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर शुद्ध उच्चारण कराना। ठीक, विशेषण पदों को शुद्ध कराने के लिए शब्दों का अभ्यास कराना। जैसे श्याम है ना, ऐसे है तो कहते श्याम नहीं, श्याम है, श्याम, यानी दंत स के स्थान पर तालव्य स का प्रयोग कराना। जब आप कराएंगे तो शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करने लगेगा। अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण करना। यदि अध्यापक शुद्ध उच्चारण करेगा तो बच्चे भी शुद्ध उच्चारण करेंगे, और ये बहुत ही सफल विधि है। बालक अपना आदर्श किसको मानता है? एक टीचर जैसा अनुकरण करेगा, जैसा व्यवहार करेगा, बालक भी वैसा ही अनुकरण करता है। इसलिए यदि टीचर, अध्यापक शुद्ध उच्चारण करेगा तो बालक भी शुद्ध उच्चारण करने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ तक कि प्रयत्न बोलते भी। प्रश्न उत्तर द्वारा, छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा बालक को शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जा सकता है। जैसे कुत्र गच्छति, कहाँ जाते हो? तुम किम करो, तुम क्या करते हो? तुम कुत्र खाते, तुम क्या खाते हो? तो इस प्रकार से छोटे छोटे शब्दों के द्वारा उनको सही उच्चारण कराया जा सकता है। अभ्यासकार, बालक को अभ्यासकार करना चाहिए, डेली के डेली अभ्यासकार करना चाहिए। इससे क्या होता है? बालक शुद्ध उच्चारण करने लगेगा। अगर बालक नहीं, बालक भैया तुम 10 शब्द बोलो, कोई भी 10 शब्द बोलिए, धीरे 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 जैसे आगे बढ़ेगा उससे कॉन्फिडेंस आएगा तो सही उच्चारण करने लगेगा। प्रतियोगिता द्वारा, आप किसी भी चीज़ का प्रतियोगिता कराइए, उस प्रतियोगिता के द्वारा आप ये देखिए कि बालक किसमें निपुण है, बोलने में क्या दिक्कत हो रहा है, सही बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, कहीं उसको वर्ड ढूंढने में तो कठिनाई नहीं हो रही है, शब्द ढूंढने में कठिनाई नहीं है। कुछ बालक बहुत तेजी के साथ बोलते हैं, कुछ लोग रुक रुक कर बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध उच्चारण के इस प्रकार से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जा सकता है। प्रतियोगिता द्वारा भी, भाषण द्वारा भी शुद्ध अभ्यास कराया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर द्वारा भी। टेप रिकॉर्डर द्वारा मतलब बालक बोल रहा है, उसका रिकॉर्डिंग करिए, उसको सामने सुनाइए और बताइए कि देखिए आपके अंतर्गत ये कमियां हैं। बालक बार बार उस चीज़ को सुनेगा और अपने अंतर्गत क्या कमियां हैं वो सब जानेगा। तो ये था आज हमारा टॉपिक, शुद्ध वाचन उच्चारण अभ्यास। किस प्रकार से बालक के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण कराया जा सकता है और बोलने का अभ्यास कराया जा सकता है और शुद्ध उच्चारण लिखने का अभ्यास कराया जा सकता है। इन विधियों का प्रयोग करके बालक शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन करता है। तो हमारा आइए वीडियो कैसा लगा इससे कमेंट आप जरूर करिएगा। ठीक, आज हमारा वीडियो यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।